अक्सर दाँत से पीड़ित मरीजों का एक कंप्लेन रहता है कि वो दाँत की दवाई करते हैं, लगाते हैं तो दाँत उनका ठीक हो जाता है, लेकिन वो फिर से थोड़े दिन के बाद पनप जाता है। और ऐसी कहानी कई सालों से चल रही है। 1 साल हो गए, 2 साल, 4 साल की दवाई लेते हैं, तुरंत आराम मिल जाता है, क्रीम लगाते हैं, तुरंत ठीक हो जाता है, लेकिन दवाई बंद करने के बाद परेशानी फिर ज्यों की त्यों या फिर उससे ख़राब होकर के आ जाती है। तो इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, क्या क्या कारण हैं जिसकी वजह से ये परेशानी ऐसा हो सकती है। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है वो होता है ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी, मतलब कि इलाज का समय। तो कई बार ऐसा होता है कि मरीज जैसे ही ठीक होते हैं तो वो दवाइयाँ बंद कर देते हैं। तो जो इसके इलाज में सबसे प्रमुख दवाई इट्राकोनाज़ोल इस्तेमाल की जाती है, या फिर जो लगाने वाली दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं, तो वो अभी के समय में मरीज़ को लंबे समय तक के लिए उन्हें लेना पड़ता है। विशेष करके 3 से 4 महीने के लिए अक्सर डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। तो ये जो थेरेपी होती है, ये ठीक होने के, आपकी बीमारी ठीक होने के बाद भी 2 से 3 महीने एक्स्ट्रा थेरेपी दी जा रही है। लगाने वाली क्रीम या फिर खाने वाली गोलियां या फिर आपका डॉक्टर कुछ पाउडर के इस्तेमाल को भी रिकमेंड कर सकता है लंबे समय के लिए। इवन कभी कभी 6 महीने 8 महीने की भी थेरेपी डॉक्टर दे सकता है। विशेष करके लगाने वाली दवाइयाँ उन्हें लंबा कर सकता है। तो मरीज जैसे ही ठीक होते हैं, जैसे जो भी आप एंटीफंगल दवाई लेते हैं, तो उससे मरीज़ को तत्काल राहत मिलती है। 7 से 14 दिन में मरीज़ लगता है कि काफ़ी प्रॉब्लम ठीक हो गई। 20 से 30 दिन में लगभग रैसेस सारे खत्म हो जाते हैं, खुजली खत्म हो जाती है, निशान खत्म हो जाता है। तो मरीज़ को ये लगता है कि बीमारी ठीक हो गई है और डॉक्टर केवल ऐसे ही बुला रहा है, बस पैसे कमाने के लिए। बीमारी तो पूरी ठीक हो गई है, तब मुझे दवाइयाँ बंद कर देनी चाहिए। तो यहीं पर गलती हो जाती है, क्योंकि दाँत के 2 रूप होते हैं। एक तो होता है दाँत का फिलामेंट और एक होता है स्पोर। तो फिलामेंट्स जिनकी वजह से बीमारी एक्टिव होती है, सक्रिय होती है, वो तो तुरंत एंटीफंगल दवाइयों से खत्म हो जाता है। लेकिन जो स्पोर्स होते हैं वो काफ़ी समय ले लेते हैं, जो कि रिकरेंस का कारण बनते हैं। मतलब कि बीमारी वापस आने के पीछे रिकरेंस का कारण वो बनता है। तो आपको दवाई बिल्कुल भी बंद नहीं करनी है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण देखा जा रहा है जो है रेजिस्टेंस, एंटीफंगल रेजिस्टेंस। जो फंगस के लिए उपलब्ध दवाइयाँ हैं उनके खिलाफ फंगस जो है रेजिस्टेंस मैकेनिज्म पैदा कर ले रहा है। मतलब ऐसे समझें कि उसको निष्क्रिय करने वाले तत्व बना लिया है फंगस, जो कीटाणु है। जैसे कि जो भी दवाइयाँ इस्तेमाल की जा रही हैं, अब उसके खिलाफ ऐसा देखने को मिल रहा है साइंटिफिक रिसर्च में कि अब वो दवाइयाँ सभी मरीजों में नहीं काम कर रही हैं। जैसे रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि इट्राकोनाज़ोल सभी मरीजों में नहीं काम कर रहा है, टर्बिनाफिन सभी में नहीं काम कर रहा है, फ्लुकोनाजोल सभी में नहीं काम कर रहा है, कीटोकोनाजोल सभी में नहीं काम कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आपकी दवाई फेल कर सकती है। जैसे कि अभी कुछ समय पहले की हम लोग बात करें, लगभग मेरे प्रैक्टिस में लगभग अभी 10 साल पहले की, केवल 10 साल पहले चले जाएं, तो उस समय हम लोग टर्बिनाफिन जो नाम की मेडिसिन थी उसे काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। और टर्बिनाफिन मेडिसिन बिल्कुल जादू की तरह से काम करती थी, टर्बिनाफिन खाने वाली दवाई या फिर लगाने वाली। लेकिन आज के समय में, अभी जिस समय पे हम लोग खड़े हैं 2024 में, शायद ही कोई मरीज हो जो टर्बिनाफिन से ठीक हो जाए। मतलब कि टर्बिनाफिन अब काम करना बंद कर दी है फंगस के खिलाफ। अब उससे 5 से 10 साल पहले चले जाएं, मतलब कि आप ऐसे समझ लें कि 2004 से 2008 के बीच के समय को ले लें, तो उस दौरान ग्रिसियोफल्विन नाम की दवाई भी काफ़ी ज़्यादा कारगर थी। लेकिन आज के समय वो भी दवाई पूरी तरह से निष्क्रिय है। अभी 2024 में इट्राकोनाज़ोल भी धीरे धीरे काफ़ी मरीजों में ऐसा देखने को मिल रहा है कि वो काम नहीं कर रही है, काम ही नहीं कर रही है। और विशेष करके कुछ मरीजों में तो ये भी देखा जा रहा है कि लो डोज नहीं काम कर रहा है, हाई डोज काम कर रहा है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। तो इस तरह की परेशानी को दूर करने के लिए डॉक्टर मल्टीपल एंटीफंगल दवाइयों का उपयोग में ला रहा है इन सिनेरियो में, जहाँ पर रेजिस्टेंस सस्पेक्टेड है, जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि फला दवाई काम नहीं करेगी। तो उसकी सिनेरियो में डॉक्टर मल्टीपल दवाइयाँ, जैसे कि काफ़ी केसेस में डॉक्टर इट्राकोनाज़ोल के साथ टर्बिनाफिन यूज़ कर लेता है और साथ में अनरिलेटेड ग्रुप की कुछ लगाने वाली दवाई दे देता है। जैसे कि साइक्लोपिरॉक्स जो नाम की क्रीम है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इसी तरह से एमरोल्फिन नाम की क्रीम भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो इन सब दवाइयों को कॉम्बिनेशन से डॉक्टर ठीक कर रहा है। और यदि ये इससे भी नहीं काम कर रहा है तो कुछ केसेस में अब धीरे धीरे डॉक्टर हाइयर एंटीफंगल्स भी देने लगे हैं, जैसे वोरिकोनाजोल। रेजिस्टेंस को यदि पता लगाना हो तो उसके लिए कल्चर एक टेस्ट होता है, उसके द्वारा रेजिस्टेंस को पता लगाया जा सकता है। लेकिन अपने देश में यूजुअली कल्चर जो टेस्ट होता है, कल्चर एंड सेंसिटिविटी, वो जो टेस्ट होता है वो टेस्ट थोड़ा कॉस्टली होता है, तो मरीज के ऊपर अननेसेसरी बर्डन पड़ता है।
तीसरा जो कारण होता है वो अभी के समय में जो सबसे महत्वपूर्ण कारण के तौर पर देखा जा रहा है वो है स्टेरॉयड दवाइयों का दुरुपयोग। जितनी भी स्टेरॉयड दवाइयां हैं उनका गलत प्रयोग। तो अभी के समय में दांत के इलाज में तमाम तरह की स्टेरॉयड क्रीम मार्केट को पूरी तरह से भरी पड़ी हुई हैं। मतलब हर एक मेडिकल स्टोर पे आपको स्टेरॉयड क्रीम मिल जाएगा। और आप जब भी दांत की परेशानी होती है तो शायद ही कोई मरीज हो जो सबसे पहले स्पेशलिस्ट डॉक्टर को कांटेक्ट करे। लोग सीधे मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, उससे बोलते हैं कि जांघ में खुजली हो गई है, दांत की कोई क्रीम दे दो। तो वो उठा करके कोई स्टेरॉयड क्रीम आपको पकड़ा देता है, जैसे पैंडर्म, क्वाडिडम, बेटनोवेट, लोबेट-जीएम, डर्माकेटी, इसी तरह से पूरी लिस्ट है, डर्मीफोर्ड, पूरी लिस्ट है। तो आपको ये ध्यान देना है कि स्टेरॉयड क्रीम्स कतई नहीं प्रयोग करना है दांत में, नहीं तो आपकी थेरेपी लंबी होगी और आपका पैसा ज़्यादा खर्च होगा, आपकी थेरेपी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो ये ध्यान देना है कि जो भी क्रीम आप लेने जा रहे हैं उसमें क्लोबिटासोल नाम की दवाई, हेलोबिटासोल, मोमेटासोन, बेटामेथासोन, इस तरह की कोई दवाई तो नहीं पड़ी हुई है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि आपको इन क्रीम से बिल्कुल ही दूरी बना लेनी है। कभी कभी आपका स्पेशलिस्ट डॉक्टर इन क्रीम्स को थोड़े समय के लिए इस्तेमाल कर सकता है। जो आपका स्पेशलिस्ट मतलब स्किन स्पेशलिस्ट जो है, कुछ वैरायटी होते हैं जैसे लाइकेनिफाइड टीनिया या फिर कुछ और सिनेरियो होते हैं, लेकिन उस डॉक्टर को ये पता होता है कि इसे 5 दिन इस्तेमाल करना है कि 7 दिन या 10 दिन। तो वो थोड़े समय के लिए आपका डॉक्टर इसे दे सकता है, लेकिन वो रेगुलेटेड वे में होती है। वहाँ पे पता है कि ये चीज़ कहाँ पर जाकर के हार्म करेगी। साधारण कंडीशन में मरीज को बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि कब रुकना है, कब ब्रेक लगाना है, कब दूसरे क्रीम पे शिफ्ट होना है। और ये क्रीम आखिर इतनी पॉपुलर क्यों है स्टेरॉयड क्रीम? तो उसके पीछे का कारण है इमीडिएट रिलीफ, तत्काल आराम। जैसे आप जितनी भी स्टेरॉयड वाली क्रीम्स हैं, जितनी भी हैं, जैसे डर्मीफोर्ड हो गया, डर्माकेटी क्रीम हो गया, इनको आप जैसे लगाते हैं तो आपको तुरंत राहत मिलता है, आपकी खुजली में राहत मिलता है। तो आपको लगता है कि आपका दांत ठीक हो रहा है। आपका जो दांत का निशान होता है वो भी ऐसा लगता है कि जो लाली है, जो निशान है, वो भी कम होता हुआ महसूस होता है। तो मरीज को ये लगता है कि हमारी परेशानी ठीक हो गई। लेकिन जब इस क्रीम को वो बंद करता है तो परेशानी और बढ़ करके आ जाती है। तो जो स्टेरॉयड क्रीम होती हैं वो लोकल इम्यूनिटी को कम करती हैं, मतलब हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देती है। तो लेकिन खुजली, जो इन्फ्लेमेशन है, जो लाली थी, उसको कम करके खुजली में तो आराम दे दिया, लेकिन जब इम्यूनिटी कम हुई तो जो दाद का कीटाणु है उसको और ज़्यादा उगने का, और ज़्यादा प्रोलिफरेट होने का मौका मिल गया। तो और विभत्स रूप में दाद आपका वापस आता है। मतलब हर बार वापसी जो होती है तेज तरीके से आती है। अब प्लस साथ में कोई एंटी फंगल क्रीम इनमें मिला रहता है, तो उससे रेजिस्टेंस होने की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है। मतलब कि जैसे आपने स्टेरॉयड के साथ एंटी फंगल उसमें ऑलरेडी है, क्लोबिटासोल के साथ क्लोट्रिमाजोल, मिकोनाजोल, तो दांत का कीटाणु मजबूत हुआ और साथ में आपने एंटी फंगल दिया तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी फंगस आपका बना लेता है। तो इस वजह से ये दवाइयाँ, जो अच्छी दवाइयाँ, वो खराब हो रही हैं और आपकी बीमारी और कॉम्प्लेक्स रूप में आती जा रही है। इसी तरह से गांव में विशेष करके दांत के इलाज में खाने वाली स्टेरॉयड गोली भी काफ़ी ज़्यादा उपयोग की जाती है। हमारे पास ऐसे मरीज आते हैं कि जो हर हफ्ते जाकर के मेडिकल स्टोर पे डेक्सोना का इंजेक्शन लगवा लेंगे, उनकी खुजली शांत हो जाएगी, उनकी दांत में थोड़ा आराम हो जाएगा, फिर वो अगले हफ्ते जाके दोबारा लगवा लेंगे जब उन्हें वापस खुजली आएगी। इसी तरह से बेटनिसॉल की गोली का काफ़ी ज़्यादा दुरुपयोग किया जाता है। मेड्रॉल, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, इस तरह की दवाइयाँ भी बहुत ज़्यादा दुरुपयोग में लाई जाती हैं। तो ये सब दवाइयाँ आपके परेशानी को और ज़्यादा बढ़ा सकती हैं। चौथा जो कारण है इसकी, वो है इम्यूनोसप्रेशन की कंडीशन। मतलब कि किसी भी कारण से आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हुई तो दांत की बीमारी और तीव्र फॉर्म में आएगा। तो इम्यूनिटी कम होने का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण अपने देश में है वो है डायबिटीज़। डायबिटीज़ का जैसे घर है हिंदुस्तान, मतलब यहाँ पर बहुत हेवी मात्रा में 13 करोड़ से ज़्यादा लोग डायबिटिक हैं। तो उससे क्या होती है, इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है और दूसरी और इम्यूनिटी कमज़ोर करने वाली परेशानियां भी आपके दांत को बढ़ा सकती हैं। जैसे कि आपकी कोई इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी चल रही है या कुछ और बीमारियां हैं जैसे HIV है या दूसरे इम्यूनिटी को वीक करने वाली बीमारियां हैं, वो भी आपकी परेशानी को बढ़ा सकते हैं। पांचवा जो कारण है वो होता है पुअर हाइजीन। मतलब कि
साफ़ सफाई अच्छी नहीं हो, जैसे आप डेली बेसिस पे स्नान नहीं करते हैं, अपनी जांघ की चमड़ी को अच्छे से साबुन से नहीं धोते हैं, अपने बटक्स वाले एरिया को अच्छे से साफ़ नहीं करते हैं, तो इन जगहों पे दाद लगने का ज़्यादा चांस होता है। पसीने वाले वातावरण से आ रहे हैं और आप तुरंत स्नान नहीं कर रहे हैं, साफ़ सफाई नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में ही दाद बढ़ने का चांस होता है। छठा कारण होता है कि मॉइस्चर वाले इन्वायरमेंट में रहना, मतलब जहाँ पे नमी वाला। तो जो हमारा कंट्री है वो गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा गर्म एरिया होता है, और कुछ एरिया होते हैं जहाँ पर नमी वाली गर्मी होती है, ह्यूमिडिटी वाली। तो जो पसीना होता है वो दाद के लिए एक मायने में भोजन का काम करता है। तो इसी कारण से जो दाद होता है, जो फोल्ड्स होते हैं, जो फ्लेक्सर्स होते हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा असर करता है। जैसे जांघ के बीच की चमड़ी, जांघ के ऊपर वाली स्किन, बटक्स जहाँ पे दोनों कूल्हे आपस में मिल रहे हैं वहाँ की चमड़ी, कांख की स्किन, तो इन सब एरियाज में दाद जो है वो ज़्यादा पनपने का रिस्क होता है। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण कारण होता है वो होता है कि फैमिली मेंबर अफेक्ट हों, जैसे कि घर के दूसरे सदस्य भी दाद से पीड़ित हों। तो जैसे दाद जो है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली बीमारी है, जैसे इसका कीटाणु एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। तो जैसे आपने तो अपना इलाज ले लिया, लेकिन घर का जो मेंबर है उनमें से और भी लोगों को दाद है, और उनका यदि आपने इलाज नहीं करवाया तो उनसे फिर से आपको दाद वापस लग जाएगा। तो ये कई बार बीमारी गोल गोल घूमती रहती है घर में, परिवार में। जैसे एक ने इलाज करवाया, उसका ठीक हुआ, फिर दूसरे को है, फिर तीसरे को है, फिर उसने इलाज कराया, ठीक हुआ, फिर एक से दूसरे को होता रहा, चक्र चलता रहा। तो दाद को यदि पूरी तरह से ठीक करना है तो ये बीमारी घर से एक साथ छोड़नी चाहिए, एक साथ निकलनी चाहिए। इसी तरह से मोटापा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है, और आप अभी की सिचुएशन देख ही रहे हैं कि आज के 20-30 साल पहले कुपोषण परेशानी थी, और अब जो है मोटापा देश को तबाह किए जा रहा है। हर आदमी मोटापा से त्रस्त है। तो मोटापा जो है वो क्या करता है, एक तो पसीना, मोटे लोगों में पसीना, स्वेट ग्लैंड्स ज़्यादा सक्रिय होती हैं। दूसरा, मोटापा में स्किन आपस में चिपकने लगती हैं। तो स्किन में जब आपस में चिपकने लगेंगी तो पसीना रुकेगा, पसीना रुकेगा तो फंगस को लिए अच्छा इन्वायरमेंट मौजूद हो जाएगा। तो जांघ की स्किन चिपकने लगती है, बटक्स की स्किन चिपकने लगती है। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण होता है। तो इसीलिए वजन कम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस प्रॉब्लम से परमानेंट मुक्ति के लिए। नेक्स्ट जो कारण होता है, कपड़े, आप कैसे कपड़े पहन रहे हैं। तो अभी के समय में ये ट्रेंड है कि लोग नए नए तरीके का जो मॉडर्न फैंसी अंडरवियर है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बिना ध्यान दिए हुए कि वो किन कपड़ों का बना हुआ है, वो आपके पसीने को इवेपोरेट होने देगा भी कि नहीं होने देगा। तो उस चीज़ का बिना, इलास्टिक ऐसा है कि जो टाइट चिपका हुआ है चमड़ी से, तो जितने चुस्त कपड़े हैं वो आपके दाद को बढ़ा सकते हैं। जिन कपड़ों से पसीना बाहर नहीं निकल सकता वो आपके दाद की परेशानी को बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए जो गर्म इलाके हैं, विशेष करके जहाँ पे ज़्यादा पसीना हो रहा है, जहाँ ज़्यादा गर्मी है, वहाँ के लोगों को सूती कपड़े पहनना चाहिए। तो सूती कपड़े जो होते हैं वो, और ढीले ढाले सूती कपड़े और ढीले ढाले, तो जो आपके अंडर गारमेंट्स होंगे वो ढीले ढाले सूती कपड़े का आप अंडर गारमेंट्स बनवा लें, तो वो आपके लिए ज़्यादा। तो ये न्यू जनरेशन को ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद है। उन्हें लगता है कि वो बूढ़े 50 साल पहले चले जाएंगे यदि सूती कपड़े, सूती जंघियाँ पहन लेंगे, तो ऐसा लग रहा है कि वो बूढ़े हो गए, आउटडेटेड हो गए। और ऐसा भी लग रहा है कि वो अच्छे क्वालिटी का जॉकी का अंडरवियर लक्स का पहनेंगे तो वो मॉडर्न हो गए, और उनके अंडरवियर को ही सब लोग निहारते रहेंगे। तो एकदम ही लोग, मतलब क्या सोचते हैं, क्या करते हैं उसकी तो वो तो दूसरी बात है, लेकिन गलत धारणा भी बहुत आसानी से प्रचलित हो जाती है। तो अंडरवियर आपको अंदर पहनना, दिखाना थोड़ी ना सबको घूम घूम के कि देखो मैं जॉकी का अंडरवियर पहना हूँ, 700 का पहना हूँ। आपको सिंपल कपड़े यूज़ करने हैं। इसी तरह से लोग के नाखून में इन्फेक्शन होता है फंगस का, नेल फंगल इन्फेक्शन। तो जैसे आपने बॉडी का इन्फेक्शन तो ठीक करा लिया, लेकिन आपके नाखून का जो इन्फेक्शन होता है उसमें थेरेपी लंबी चलती है, और यदि आपने नाखून का इन्फेक्शन सही नहीं कराया तो उस कंडीशन में आपका फंगस नाखून से उठ करके फिर से चमड़ी पे बैठ जाता है। तो यदि प्रॉपरली, जैसे हमने जितना डिस्कशन किया, यदि इन सारे चीज़ों को टैकल किया जाए, सारे चीज़ों को अच्छे से टैकल किया जाए, तो शायद ही कोई मरीज है अभी के समय में भी कि जो पूरी तरह से दाद से ठीक ना हो। तो यदि प्रॉपरली इन चीज़ों को सही से किया जाए तो मरीज़ आसानी से क्योर हो जाता है। कुछ मरीज ऐसे हैं जिनमें, जो अभी बात हमने किया कि ट्राकोनाजोल, टर्बिनाफिन, जो कन्वेंशनल दवाइयां हैं, फ्लूकोनाजोल, ग्रासियोफल्विन, वो काम नहीं कर रही हैं, तो उन मरीजों में डॉक्टर कुछ समय के लिए जो स्ट्रॉन्ग एंटीफंगल हैं, तो ये जितनी भी खाने वाली दवाइयाँ हैं वो आप कतई उपयोग में खुद से ना लाएं।
तो उसमें स्ट्रॉन्ग एंटीफंगल एक है जो कुछ डॉक्टर यूज़ कर ले रहे हैं, जैसे वोरिकोनाजोल नाम की दवाई है, तो उससे आपकी परेशानी ठीक हो जा रही है। यदि आपको लग रहा है कि आप अपने डॉक्टर से नहीं विजिट कर पा रहे हैं, टाइम नहीं है या फुर्सत नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में आप बेटर है कि सिंपलर ऑप्शन को खुद से चूज कर सकते हैं, जैसे कि क्लोट्रीमाजोल, प्लेन क्लोट्रीमाजोल पाउडर या क्रीम, मिकोनाजोल क्रीम, या फिर ललिकोनाजोल क्रीम या ललिकोनाजोल पाउडर। तो ये जो प्लेन एंटीफंगल हैं, जो प्लेन मतलब जिसमें स्टेरॉयड नहीं मिले हैं, तो उनमें आप नुकसान से बच सकते हैं। आपको हो सके कम बेनिफिट मिले, फिर आप जब आपको जैसे ही फुर्सत मिले तो आप किसी स्पेशलिस्ट से कांटेक्ट कर लें, लेकिन तब तक आप इन क्रीम को ही इस्तेमाल करें और कुछ भी ना इस्तेमाल करें। दूसरा तरीका ये है पता करने का कि जो भी आप क्रीम यूज़ करने जा रहे हैं तो उसमें उसके कंपोजिशन को पढ़ें और उसमें देखें कि कहीं 2-3 दवाइयाँ एक में तो नहीं मिली हुई हैं क्रीम में। तो यदि कहीं पर भी 2 या 3-4 दवाइयाँ एक साथ हो तो उससे बिल्कुल दूरी बना लें, उनको कतई ना यूज़ करें, उनको बिल्कुल उससे डिस्टेंस बना लें। तो इससे आप अपना नुकसान करने से बच जाएंगे। जैसे कि फ़ायदा हो सके 10% ही मिले, लेकिन हार्म नहीं होगा आपको। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। थैंक यू।